Hello, students. Welcome to daily editorial analysis of 30th of August. So, students, in today's video lecture, we will focus on three articles. One is on energy sovereignty. The second article talks about Indo-China relations, and third article pertains to Indian economy, which talks about it is India's growth debt driven. Okay. So let's begin. The first article is titled as In an Unstable World, Energy Sovereignty is the New Oil. Okay, now first it is important to understand what is energy sovereignty. See, energy sovereignty simply means that a country is free to determine as well as decide the course of its energy policy. वो कहाँ से energy sources सिक्योर करेगा, है ना, एज वेल एज एनर्जी को कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यूज करेगा विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. दैट इज एनर्जी. नाउ फर्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द डेटा दैट इंडिया इंपोर्ट्स 85% of its crude oil and more than 50% of natural gas, मेकिंग एनर्जी डिपेंडेंस स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी. देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया ना स्ट्रेटेजिकली वल्नरेबल है क्योंकि हम 85% से ज़्यादा क्रूड ऑयल और 50% ऑफ नेचुरल गैस बाहर से मंगवा रहे हैं. नाउ आपने देखा था दैट अभी ईरान और इजराइल के बीच कन्फ्लिक्ट हो गया था, तो जो रेड सी वाला रूट है वहाँ से सप्लाई बंद हो गई थी इन सोर्सेज की. सो जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ग्लोबल वोल्टेलिटी के कारण ना हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है ना, दैट मेक्स आवर कंट्री स्ट्रेटेजिकली वल्नरेबल. अब यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनको हम आगे डिटेल में देखेंगे. जैसे ना इन द पास्ट हिस्ट्री कन्वेज कि हमें ना हमारी जो सप्लाई चेन है ना वो सिंगल सोर्स पे नहीं रखनी चाहिए. ए कंट्री शुड मेंटेन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इट्स एनर्जी सप्लाईज. उसके सोर्सेज क्या हैं? फॉर एग्जांपल जापान के अंदर जब फुकुशिमा डिजास्टर आया, या ओपेक ऑयल शोक आया मिडिल ईस्ट में, या टेक्सास फ्रीज यूएसए में, या रसिया यूक्रेन वॉर हुआ और इबेरियन ब्लैकआउट हुआ यूरोप के अंदर. सो इससे पता चलता है कि कैसे आपको अपने एनर्जी सोर्सेज ना वो सिक्योर रखने चाहिए एज वेल एज डोमेस्टिकली भी मेंटेन करने चाहिए. आगे इनके बारे में बात हुई है डिटेल में, आपको सब समझ आएगा. नाउ फर्स्ट इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट एनर्जी सोवरेनिटी है ना, इट इज न्यू ऑयल फॉर एंश्योरिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी. जो ये एनर्जी सोवरेनिटी है ना, ये जितनी डाइवर्स होगी, जितने आप सेल्फ रिलायंट होगे, जैसे आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो ना, तो जितने आप एनर्जी में सेल्फ रिलायंट होगे उतनी ही आपकी इकोनॉमिक सोवरेनिटी बढ़ेगी, उतनी ही सस्टेनेबल ग्रोथ देखने को मिलेगी आपके कंट्री के अंदर. नेक्स्ट ना आर्टिकल हाईलाइट करता है कि इंडिया का जो डिपेंडेंस है ना एनर्जी सोर्सेज को लेके वो अदर कंट्रीज पे ज़्यादा है. सो इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंस इंडिया को ना रिड्यूस करना होगा. इंडिया मस्ट शिफ्ट फ्रॉम इंपोर्ट डिपेंडेंस टू डोमेस्टिक क्लीन एनर्जी कैपेसिटी, डाइवर्सिफिकेशन, इनोवेशन एंड रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर. इंडिया को इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करके ना अपने खुद यहाँ पे क्लीन एनर्जी से जनरेट करने होंगे अपनी एनर्जी को. डाइवर्सिफाई करिए अपने सोर्सेज को. आप रसिया से ज़्यादा मत लीजिए, अदर सोर्सेज भी दिखते हैं अगर आपको लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से, तो वहाँ से भी आप ऑब्टेन करिए अपने एनर्जी सोर्सेज या एनर्जी रिसोर्सेज. ओके, इनोवेट करिए कुछ ताकि आपके ही कंट्री में आप प्रोड्यूस कर पाएं. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, सिंपली एनर्जी सोवरेनिटी डिफाइन करेंगे पहले. दैट एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू इंडिपेंडेंटली डिसाइड एंड सिक्योर इट्स एनर्जी नीड्स सस्टेनेबली एंड रिलायबली. जैसा मैंने आपको बताया था ना कि एनर्जी सोवरेनिटी तो एक नेशन किस एक्सटेंट तक इंडिपेंडेंटली सिक्योर कर सकता है अपनी एनर्जी नीड्स को बिल्कुल रिलायबल और सस्टेनेबल तरीके से, सो दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैन बी देयर एज वेल एज जो स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशंस, उन सब से निपटा जा सके. ओके, ये एनर्जी सोवरेनिटी है आपकी, जितनी ज़्यादा आप इंडिपेंडेंटली डिसाइड करेंगे. नाउ हियर इज इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट मेक्स इंडिया वल्नरेबल. ये देखिए, दिस मच अमाउंट ऑफ गैस एंड दिस % ऑफ क्रूड इंडिया इंपोर्ट्स. तो जब भी दिक्कत आएगी ग्लोबल लेवल पे ना, तो इंडिया वल्नरेबल रहेगा. नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाई सोवरेनिटी मैटर्स, व्हाई एनर्जी सोवरेनिटी मैटर्स.
एनर्जी सोवरेनिटी इसलिए मैटर करती है बिकॉज इम्पोर्ट डिपेंडेंस का चैलेंज है आपके सामने। अगर आप जितने ज़्यादा एनर्जी फ्रॉम एनर्जी पर्सपेक्टिव से सोवरन रहोगे ना, उतने ही आपके फॉरेक्स रिजर्व बचेंगे, उतनी ही जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ना वो आपकी फॉरेन पॉलिसी को कम इन्फ्लुएंस करेगी, है ना। आपके कंट्री के अंदर योर कंट्री विल बी मोर ऑटोनोमस इन इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल इवेंट्स। आप डिप्लोमेटिक प्रेशर पॉइंट के अंदर नहीं आओगे जितना खुद के पास आपके पास रिसोर्सेज होंगे तो। ये देखिए, पहली बात इकोनॉमिक रिस्क, ट्रेड डेफिसिट होता है, फॉरेक्स आउटफ्लो होता है अगर एनर्जी सोवरेनिटी कम है तो। अब आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, रसिया से ले रहे हैं या एज वेल एज अदर कंट्रीज से आप ले रहे हैं, मिडिल ईस्ट से, तो डेफिनेटली ट्रेड डेफिसिट तो होगा ही। अब इंडिया का यूएस के साथ तो ट्रेड सरप्लस है, बट रसिया के साथ क्या है, हमारा ट्रेड डेफिसिट ही है। ओके, तो अगर हमारे पास अपनी एनर्जी सोवरेनिटी होगी ना, इंपोर्ट डिपेंडेंसी रिड्यूस करेंगे तो इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल किया जा सकेगा। नेक्स्ट इज जियोपॉलिटिकल रिस्क्स, जैसे रसिया यूक्रेन वॉर हुआ, ओपेक डिसीजंस, इजराइल ईरान कन्फ्लिक्ट्स डिसरप्ट सप्लाई। जब जब जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण जब सप्लाई रूट्स डिसरप्ट होंगे ना, तो आप फ्रीली एक्ट कर सकोगे इंडिपेंडेंटली, आपके कंट्री को नेगोशिएशंस में नहीं जाना पड़ेगा, आपका काम चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज क्लाइमेट रिस्क्स। वी ऑल नो दैट ग्लोबल वार्मिंग इज अ रियलिटी इन द कंटेम्प्रेरी टाइम्स। तो जो फॉसिल फ्यूल वोलेटाइल है, काफ़ी एक्सट्रीम वेदर्स देखने को मिल रहे हैं, टेक्सास फ्रीज, फ्लड्स, ब्लैकआउट्स। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एज वेल एज अपने क्लाइमेट गोल्स को इंटरनेशनल फोरम पे मीट करने के लिए एनर्जी सोवरेनिटी जरूरी है। नाउ डू यू नो व्हाट इज दिस टेक्सास फ्रीज? आगे देखेंगे भी। टेक्सास फ्रीज ना, यूएस का जो स्टेट है ना टेक्सास, वहाँ एक बार टेम्परेचर इतना डाउन हो गया था, इतना ठंडा हो गया था कि वो जो गैस पाइपलाइन है ना वो फ्रीज हो गई थी पूरी की पूरी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस गैस जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रही थी काफ़ी एरियाज़ के अंदर, सो एनर्जी शॉर्टेज आ गया था, ब्लैकआउट्स हो गए थे, है ना। तो इंडिया को भी फेस करनी पड़ सकती है ऐसी प्रॉब्लम, इसलिए एनर्जी सोवरेनिटी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क्स, इन्फ्लेशन, फिस्कल इम्बैलेंस, रिड्यूस्ड रिजिलियंस। आपकी अर्थव्यवस्था के भी ऊपर दिक्कत आएगी, महंगाई बढ़ सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मान रहे हो। फिस्कल इम्बैलेंस, आपका फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट हो रहा है, आपकी अर्निंग्स हो नहीं रही हैं, है ना, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, तो आपकी इकोनॉमी कैसे विदस्टैंड करेगी चैलेंजेस को। तो ये सारे पॉइंट्स हमें बताते हैं दैट वाई इकोनॉमी एनर्जी सोवरेनिटी मैटर्स। ओके, एनर्जी सोवरेनिटी क्यों मैटर करती है। नेक्स्ट इज, अब देखिए जो ऊपर ये जो पैरा था ना, ये जो बातें दी हुई थी ग्लोबल इवेंट्स की, ये सारे यहाँ एक्सप्लेन किए हुए हैं। ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस थे वो 1973 में, ऑयल एम्बार्गो हुआ, नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन। अब ये 1973 ऑयल एम्बार्गो क्या है, ये इससे क्या मैसेज लेना चाहिए इंडिया को। 1973 में ना अरब इजराइल वॉर हुआ था, अरब इजराइल वॉर। सो यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज वर ऑन साइड्स ऑफ इजराइल। यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज ना इजराइल की तरफ थे। सो दिस अनलिस्ट सेंस ऑफ डिसकंटेंटमेंट इन अरेबियन कंट्रीज कि वो इजराइल के साथ क्यों हैं। तो इन कंट्रीज ने, अरेबियन कंट्रीज ने ना यूएस और यूरोप को ना ऑयल देने से मना कर दिया। बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस आ गया था यूएस और यूरोप के अंदर। मैनी लार्ज इंडस्ट्रीज केम टू होल्ट, उनको सप्लाई नहीं मिल रही थी फ्यूल की, ठीक है ना। तो ये ग्लोबल एनर्जी जब क्राइसिस का जो एग्जाम्पल है, इससे इंडिया को भी क्या सीख लेनी चाहिए, दैट वी नीड टू हैव डाइवर्स एनर्जी सोर्सेज जहां से हम एनर्जी ले सकें। ओके, नेक्स्ट एक और जो ट्रेजेडी है विच इज ऑल्सो है विच कैन ऑल्सो बी ए लर्निंग लेसन फॉर इंडिया इज फुकुशिमा 2011। फुकुशिमा 2011 जापान के अंदर ना फुकुशिमा है, न्यूक्लियर डिजास्टर आ गया था, न्यूक्लियर डिजास्टर। नाउ रिस्क ऑफ ओवर डिपेंडेंस ऑन न्यूक्लियर, सभी लोग डर गए थे जब वो सुनामी इंड्यूस्ड
न्यूक्लियर डिजास्टर था ना, तो वो कुछ मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था वो डैमेज हो गया था, तो डर हो गया था कि कहीं कोई बीमार आउटब्रेक ऑफ डिजीज़ ना हो जाए या कोई और मतलब ऐसी बड़ी ट्रेजेडी ना हो जाए। तो ओवर डिपेंडेंस ऑन न्यूक्लियर का भी रिस्क है। तो इंडिया को यहाँ से भी सीखना चाहिए कि एनर्जी सोवरेनिटी क्यों मैटर करती है, एज वेल एज व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट इंडिया नीड टू टेक अगर इसको न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेज से मतलब न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। तो टेक्सास फ्रीज 2021 ये मैंने आपको बता दिया है। वल्नरेबिलिटीज इन ग्रिड्स, यूएस के अंदर कैसे बर्फ जम गई थी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो रही थी। रसिया यूक्रेन क्राइसिस, वेपोनाइजेशन ऑफ एनर्जी एक्सपोर्ट्स, है ना। रसिया और यूक्रेन का अब जो ये क्राइसिस है, इसमें रसिया ने अपने एनर्जी एक्सपोर्ट्स को वेपोनाइज किया है ना बहुत कंट्रीज़ के लिए। चलो वो इंडिया को तो दे रहा है, लेकिन बहुत ऐसे कंट्रीज़ को नहीं भी दे रहा है ना। एज वेल एज रसिया क्या कर रहा है, ये वॉर रसिया का सस्टेन कैसे हो रहा है, जब जब उसके एनर्जी एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर चाइना इंडिया खरीदना बंद कर दे रसिया से ये एनर्जी, तो क्या कर पाएगा ये रसिया विल नो लॉन्गर बी एबल टू सस्टेन दिस वॉर। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट इज इबेरियन ब्लैकआउट 2025। जो स्पेन कंट्री है ना आपका, स्पेन पोर्चुगल, वहाँ पे इबेरियन पेनिनसुला है, अगर फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी हो तो वहाँ पे भी ना उस पेनिनसुला पे वहाँ पे लोग ना ओवर रिलायड हैं किसके ऊपर, देर इज ओवर रिलायंस ऑन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सी कोस्ट, ओशियन कोस्ट है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या विंड टर्बिन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। बट उससे क्या हुआ कि ये इबेरियन ब्लैकआउट हो गया था, वेदर कैलेमिटी के कारण ना रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी डिसरप्ट हो गए थे। सो ऑल दीज क्राइसिस गिव्स ए लेसन टू इंडिया कि इंडिया को कैसे अपना रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है, सो दैट इंडिया के अंदर कोई अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो इंडिया सस्टेन कर सके, इंडिया कैन विदस्टैंड दैट पर्टिकुलर स्टॉर्म और चैलेंज। ओके, नाउ द नेक्स्ट point of article talks about कि how India can attain or achieve this energy sovereignty. Diversification of sources and fuels. डाइवर्स करिए आप, रसिया के अलावा और भी पार्टनर्स ढूंढिए, है ना। गैसिफिकेशन, कार्बन कैप्चर, हाइड्रोजन, बायोगैस, मिथेनॉल, रिन्यूएबल्स। नाउ जब आप एनर्जी बाहर से इंपोर्ट ही कर रहे हैं तो क्यों ना आप कार्बन कैप्चर जो टेक्नोलॉजीज हैं उनसे खुद एनर्जी बनाइए। बायोगैस, हाइड्रोजन फ्यूल ऑफ द फ्यूचर है, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, रिन्यूएबल्स की बात हो रही है। इनके अंदर आप कुछ अपनी जीडीपी का सर्टेन प्रोपोर्शंस स्पेंड करिए, डेफिनेटली आप खुद एनर्जी प्रोड्यूस कर सकेंगे, है ना। गैसिफिकेशन, जब आप प्रोड्यूस करते हो क्या बोलते हैं एनर्जी फ्रॉम कार्बन, तो वही तो गैसिफिकेशन है। तो इंडिया अगर इन चीज़ों पे ध्यान देगा तो भी इंडिया के पास एनर्जी सोवरेनिटी आएगी। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया नीड्स टू स्ट्रेंथन डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इंडिया को अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन, घरेलू उत्पाद भी बढ़ाना है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन तो चल ही रहा है, इट इज़ ए गुड मूव। सोलर विंड स्केल अप, न्यूक्लियर एक्सपेंशन, है ना, सीबीजी जो कंबाइंड बायोगैस प्लांट्स हैं, ये इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए, डेफिनेटली आपके पास एनर्जी सोवरेनिटी आएगी। आपकी जो ओवर रिलायंस है ना अदर कंट्रीज़ पे, दूसरे देशों पे आप निर्भर हो एनर्जी रिसोर्सेज को लेके, वो डेफिनेटली रिड्यूस होगा। इन सब चीज़ों के देखिए आप फ़ायदे क्या क्या हैं। आपका ट्रेड डेफिसिट कम होगा, जो ऊपर हमने बात कर भी ली है। ये भाई फ़ायदा वही तो है जो नुकसान का ऑपोजिट। तो हमने ऊपर देख लिया डिसएडवांटेज क्या है। जब इन चीज़ों पे इंडिया काम करेगा तो ट्रेड डेफिसिट कम होगा, इन्फ्लेशन पे कर्ब कर पाओगे, है, फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट जल्दी नहीं होंगे आपके, है ना। ये सब इसकी एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट इज इंडिया को काम करना है, रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, स्टोरेज, मॉड्यूलर रिएक्टर्स, ग्रिड मॉडर्नाइज करिए इलेक्ट्रिसिटी के जो हैं आपके। ओके, नेक्स्ट इज पॉलिसी इनोवेशन। इसकी बात हम लगातार कर ही रहे हैं इस पूरे आर्टिकल में, दैट इम्पोर्ट डिपेंडेंस रिड्यूस करिए आप, इंसेंटिवाइज करिए रिन्यूएबल एनर्जी को, फर्टिलाइजर डिपेंडेंसी कम करिए, ऑयल सब्सिडीज़ को रिड्यूस करिए, इससे ओवर यूज़ हो रहा है इसका। अब देखिए स्टूडेंट्स, रिन्यूएबल सोर्सेज से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना इंडिया में, वो राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटका,
ये कुछ एक स्टेट्स हैं जहाँ एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है रिन्यूएबल सोर्सेज से वो एक अच्छी परसेंटेज में हो रही है, अदरवाइज दूसरे स्टेट्स में इतनी हो ही नहीं रही है। तो इंडिया को इंसेंटिवाइज करना होगा एनर्जी प्रोड्यूस करना फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑल्सो। नेक्स्ट इज आर्टिकल सेज एनर्जी सिक्योरिटी एज सर्वाइवल स्ट्रेटजी नोट जस्ट क्लाइमेट पॉलिसी। देखिए ये तो लाइन अगर आप अपने किसी ऐसे आंसर में लिख देंगे ना लास्ट में, आपके नंबर वैसे ही आ जाएंगे, 1 नंबर तो वैसे ही दे देगा वो। कितनी बढ़िया बात है कि जितना कंट्री फ्रॉम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू जितना वो सोवरन होगा ना, जितना वो एनर्जी सिक्योरिटी होगी उसके पास, उतने ही लॉन्ग टाइम तक वो सरवाइव करेगा। ये एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन करना इज नॉट जस्ट अ क्लाइमेट गोल बट सर्वाइवल स्ट्रेटजी। आपके नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल पावर, इन सब चीज़ों को भी एनहेंस करता है वो। नाउ कंक्लूजन इज एनर्जी सोवरेनिटी इज द न्यू ऑयल। एनर्जी सोवरेनिटी है ना, ये न्यू ऑयल है आज की दुनिया में, जो एनर्जी सोवरेनिटी न्यू ऑयल। देखिए आप ना ये टर्म बार बार देख रहे हैं, इसका मीनिंग ना ये एक मतलब मेटाफोरिकल कंसेप्ट है। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि डेटा न्यू ऑयल है, ऐसे अब एनर्जी सोवरेनिटी न्यू ऑयल है। इसका इसका मतलब ये मतलब निकलता है कि किसी भी चीज़ की जो इकोनॉमिक वैल्यू है ना, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, ग्रोइंग इकोनॉमिक वैल्यू, यानी एनर्जी सोवरेनिटी वही तो है, ग्रोइंग इकोनॉमिक वैल्यू, ग्रोइंग इकोनॉमिक वैल्यू प्लस आपकी नेशनल पावर भी बढ़ेगी इससे, एनर्जी सोवरेनिटी से। ओके, तो ये आप न्यू ऑयल टर्म यूज़ कर सकते हैं, एनर्जी सोवरेनिटी, सर्वाइवल स्ट्रेटजी प्लस न्यू ऑयल। ये कीवर्ड्स होते हैं जो आपको ड्रॉप करने होते हैं, जो आपका एग्जामिनर जो चेक करता है ना आंसर में ये चीज़ें लिखी हुई हैं या नहीं। दीज आर आई कैचिंग फ्रेसेस, है ना, एंड इनको आप इग्नोर किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज कंक्लूजन में आप लिख सकते हो दैट फॉर इंडिया फ्यूचर ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी डिपेंड नॉट ओनली ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट ऑन डाइवर्सिफाइड रिजिलियंट एंड क्लीन एनर्जी सिस्टम। इंडिया के लिए अगर ग्रोथ स्टेबिलिटी अगर फ्यूचर में इंडिया चाहता है ये रहें, तो ये डिपेंड करती है केवल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे ही नहीं, बट आपके एनर्जी सिस्टम कितने रोबस्ट हैं, डाइवर्स कितने हैं आपके एनर्जी सोर्सेज, उन सब चीज़ों पे, आपकी डोमेस्टिक कैपेसिटी कितनी है प्रोड्यूस करने की, है ना। सो अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ एनर्जी इज वेरी असेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड अफोर्डेबल इंडिजीनियस एनर्जी सेंट्रल टू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब अनइंटरप्टेड एनर्जी रखना बहुत ही ज़रूरी है। इंडिजीनियस एनर्जी आपके पास होगी, खुद के सोर्सेज, बहुत ही ज़रूरी है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। जैसा मैंने आपको बिगनिंग में बताया ना, एक कंट्री के ऊपर कोई डिप्लोमेटिक प्रेशर ही नहीं आएगा। सोचो फॉर एग्जाम्पल, अगर आज इंडिया के पास अपनी नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल हो, या इंडिया ने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बहुत ज़्यादा मेंटेन कर रखे हो इन चीज़ों के, बहुत ज़्यादा, तो क्या अब इंडिया रसिया से परचेज भी नहीं करता, तो यूएस क्यों टैरिफ लगाता? ठीक है, वो अलग तो लगाया ना उसने। अगर टैरिफ लगा भी दिया यूएस ने, तो रसिया तो एक ट्रस्टेबल पार्टनर है इंडिया का, रसिया इज़ वेरी ट्रस्टवर्दी, बट जस्ट एग्जाम्पल के लिए बताया मैंने आपको, है ना। सो दिस आर्टिकल कम्स टू एन एंड हियर। इसमें हमने देखिए क्या क्या सीखा। न्यू ऑयल सीखा कि एनर्जी सोवरेनिटी न्यू ऑयल है, एनर्जी सोवरेनिटी कैसे एंश्योर करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल पावर को बढ़ाती है, वो सर्वाइवल स्ट्रेटजी है, डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ देती है, आपके कंट्री के पास नेगोशिएशन का स्कोप ज़्यादा होता है ना। एज वेल एज इकोनॉमिकली हमने देख लिया था कि कैसे ट्रेड डेफिसिट, फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। This article is a part of today's Indian Express newspaper titled as India's China Challenge. See, we know that in recent times there is a sharp downturn in India-US relations. So, इसको देखते हुए चाइना क्या कर रहा है, बहुत चाइना is also attempting to bring India into its camp. So as well as both countries are attempting to mend their ties. जो बॉर्डर स्किर्मिसेस थी इनको रिड्यूस करने पे भी अटेम्प्ट किए गए हैं। रिसेंटली भी सो कि जो डिप्लोमेट्स और फॉरेन मिनिस्टर्स थे चाइना के, दे विजिटेड इंडिया। ओके, सो अब इंडिया का चाइना से क्या चैलेंज है। अब इस आर्टिकल में ये आर्ग्यू किया गया है दैट अगर यूएस ने टैरिफ इम्पोज कर दिए, तो क्या फ्यूचर में
गारंटी है कि चाइना के साथ हम जाएं तो चाइना एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर होगा? उससे क्या फ़ायदे हैं या क्या चैलेंजेस हैं? सो लेट्स सी। फर्स्ट इज इंडियाज ट्रेड डिपेंडेंस ऑन चाइना इज डीपनिंग। इंडिया की जो ट्रेड डिपेंडेंस है ना चाइना पे, वो बहुत ज़्यादा डीपन है, बहुत ही बड़ी है। विद इम्पोर्ट्स राइजिंग मच फास्टर देन एक्सपोर्ट्स, क्रिएटिंग अ रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट ऑफ $100 बिलियन प्लस। यानी इंडिया और यूएस का ट्रेड तो इंडिया के फेवर में है, ट्रेड सरप्लस इंजॉय करता है इंडिया। बट व्हेन इट कम्स टू चाइना, इंडिया चाइना, चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, वो भी $100 बिलियन प्लस का। इतना ज़्यादा चाइना फ़ायदा लेता है, इंडिया इतना बड़ा मार्केट है चाइना के लिए। तो अगर मान लीजिए कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस आज ठीक हो गए और चाइना बोलता है कि आपका मार्केट ओपन कर दो हमारे लिए, तो आज जो ये $100 बिलियन है ट्रेड डेफिसिट या इंडिया का, ये तो और ज़्यादा गैप आ जाएगा इसमें। तो एक तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है। अभी तो हमने ना बॉर्डर स्क्रिमिसेस के बाद से वहाँ से प्रोडक्ट्स, एप्स, एफडीआई इन्वेस्टमेंट ये सब बंद किया हुआ है। बट ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि रिलेशंस ठीक भी हुए तो कौन सी गारंटी है कि हमारा ट्रेड सरप्लस होगा या थोड़ा फिस्कल बैलेंस हो जाएगा? नो। सेकेंड इज चाइना डोमिनेट्स ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, 35% ऑफ वर्ल्ड आउटपुट, while India struggles with low manufacturing share, 3% of world output। ये देखिए आप, you know why China is a giant, why China is a behemoth in present day geopolitics। चाइना तगड़ा क्यों उभर रहा है? पूरी दुनिया में जितनी चीज़ें बन रही है ना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया का योगदान 3% है, चाइना का 35% है। सी नाउ बिफोर मूविंग अहेड लेट मी शो यू ए ग्राफ। इट्स हियर, यू कैन सी हियर चाइना का शेयर मैन्युफैक्चरिंग में, ग्रोस प्रोडक्शन में 35%, पूरी दुनिया का 31%, यूएसए का 12%, जापान 6%, जर्मनी 4%, इंडिया 3%, ओके, फ्रांस 2%। चाइना का मैन्युफैक्चरिंग यूएस से 3 गुना ज़्यादा है, 12 इंटू 3 36, 35 पे स्टैंड करता है चाइना। वैल्यू एडिड में देख लीजिए 29%, इंडिया 3%, यूएसए 16%। ओके, तो आप देख लीजिए आप इनको कहाँ तक कितना ज़्यादा मतलब इंजॉय करता है चाइना। देख लीजिए आप, इकोनॉमिक बैकबोन, इकोनॉमिक स्पाइन ऑफ चाइना इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब स्ट्रक्चरल वीकनेसेस भी हैं हमारी अर्थव्यवस्था की। लो प्रोडक्टिविटी है, कॉम्पिटिटिवनेस इश्यूज हैं हमारे प्रोडक्ट्स के, लैक ऑफ स्केल, रिलायंस ऑन इंपोर्ट्स इन क्रिटिकल सेक्टर्स। सो ऑल दीज थिंग्स रिस्ट्रिक्ट और कंस्ट्रेन इंडियाज एबिलिटी टू काउंटर बैलेंस चाइना। यहीं से देख लो भैया, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है और आपकी कहाँ है, आप कैसे बैलेंस करोगे चाइना को? यूएस के साथ टेंशन भी है तो आपकी। चाइना इज जस्ट ए प्रीडेटरी पावर। वो तो अपॉर्चुनिटी देख रहा है कि इंडिया यूएस की टाइज बिगड़ गई हैं, मैं मार्केट ओपन करवा लूँ इनसे बस। एंड उससे क्या होगा, इंडिया के अंदर अपने मोबाइल प्रोडक्ट्स, चीप प्रोडक्ट्स, नेबरदाई लेबर, वो जो पॉलिसी है ना, कौन सी है, नेबरदाई बैगर, उस पे चलता है ये तो, कि बस इंडिया के अंदर ओवरफ्लो कर दें हम, यहाँ बिकता रहेगा। बिकॉज चाइना के अंदर भी प्रॉब्लम आ रही है ना, चाइना के खुद के इश्यूज हैं। वो क्या है, चाइना के ये इश्यूज हैं कि चाइना के अंदर भी तो कितनी खरीदेंगे लोग, अब वही प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है उनका, तो वहाँ भी क्या है, डिफ्लेशन आता है, इन्फ्लेशन नहीं तो डिफ्लेशन। सस्ता को कितना सस्ता बेचेंगे वो, फिर वो प्रोड्यूसर को इंसेंटिवाइज नहीं करता, डिमोटिवेट करता है उनको प्रोड्यूस करने के लिए चीज़ें, डिसइंसेंटिवाइज करता है। इसलिए इंडिया उनके लिए इम्पोर्टेंट तो है, बट गैप देखिए हमारी और उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में। नाउ नेक्स्ट इज इंडिया रेजिस्ट्स ट्रेड एग्रीमेंट्स लाइक RCEP, ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो 2020 में जो 15 बड़ी इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की, उन्होंने साइन कर रखी है और चाइना इसका गुरु है RCEP में। सो यूएस चाइना की जो टेंशन्स हैं, इंडिया ने इसको साइन नहीं किया, बिकॉज इसको साइन करते तो इंडिया को टैरिफ और हटाना पड़ता कुछ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे, और ज़्यादा फ्लो बढ़ता उनका, और ग्लोबल सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट्स, ये इंडिया के सामने अपॉर्चुनिटी एज वेल एज चैलेंज रखते हैं। देख लिया आपने, फॉर इंडिया
इकोनॉमिक एंगेजमेंट चाइना के साथ जरूरी तो है, बट ओवर डिपेंडेंस पोजेज रिस्क टू स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी, डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड नेशनल सिक्योरिटी। अब ये देखिए कितनी बढ़िया बात है, हम चाइना के साथ हमारे रिलेशंस रिपेयर करने पे लगे हुए हैं, ठीक है होने चाहिए रिलेशंस ठीक, बट ओवर डिपेंडेंस हो गए आप चाइना पे यूएस से नाराज होके, तो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री कोलैप्स करेगी, आपके यहाँ का कोई मोबाइल ही नहीं खरीदेगा, सब चाइनीज़ खरीदेंगे, वहाँ से आते ही सस्ते मिलेंगे। स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी रिड्यूस होगी, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी वो इन्फ्लुएंस होगी, डिप्लोमेटिक प्रेशर आएगा, है ना, ये सब चीज़ें हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आर्टिकल, इंडिया चाइना के इकोनॉमिक रिलेशंस, ये देखिए न्यूमेरिकल डेटा है यहाँ, ट्रेड क्रॉस्ड $130 बिलियन इन 2024-25, बट विद इंडियाज इंपोर्ट्स 99-100 बिलियन डॉलर, वास्टली आउटपेसिंग एक्सपोर्ट्स $14 बिलियन। इंडिया चाइना का जो ट्रेड है ना वो $113 बिलियन क्रॉस कर गया 2024-25 में। इंडिया तो इतना इंपोर्ट कर रहा है, वहीं एक्सपोर्ट इतना कर रहे हैं, तो आप ट्रेड डेफिसिट देख लीजिए, है ना। नाउ राइजिंग ट्रेड डेफिसिट इज मेकिंग इंडिया इकोनॉमिकली वल्नरेबल। आपकी जो यहाँ बात हुई है डोमेस्टिक इंडस्ट्री की, है ना, वो कोलैप्स करेगी। आप इंपोर्ट इतना पे करते हो चाइना को पैसा, देख सकते हो आपके फॉरेक्स रिजर्व पे कितना बर्डन है, अगर इंडिया की खुद की कैपेसिटी बढ़ जाए तो। अब आप इन चीज़ों को लिंक भी कर सकते हो अपना, अगर कोई ऐसे आ जाए कि इंडिया को ग्लोबल पावर बनना है 21st सेंचुरी में, बोलते हो ना इंडिया की सदी होगी, वो ऐसे बनोगे आप, देख लीजिए। नाउ यू नो द पाथ इज़ वेरी सेकी एज वेल एज जर्नी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर इंडिया, बहुत ज़्यादा अभी चैलेंजेस हैं इंडिया के सामने। अब इंडिया की जो ट्रेड वीकनेस है चाइना से, वो हमने ये देख ली है, ट्रेड डेफिसिट। इंपोर्ट डोमिनेट जो करता है वो किन किन डोमेन्स में करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, एज आई टोल्ड यू, मोबाइल फ़ोन कितने आते हैं, मशीनरी, टेलीकॉम, फार्मा, एपीआई, सोलर इक्विपमेंट, ये सब चाइना पे आते हैं। हमने देखा ना उनका मैन्युफैक्चरिंग 35% है। सो राइजिंग डिपेंडेंस इवन इन क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, इंडिया की तो डिपेंडेंस चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा है स्ट्रेटेजिक और क्रिटिकल सेक्टर्स में देखा जाए तो। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है आज की तारीख में, क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, इन सब की बात हो रही है। क्यों हो रही है? बिकॉज दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, और इंडिया इसीलिए डिपेंड है चाइना पे। तो देख सकते हो आप इंडिया की ट्रेड वीकनेस चाइना के साथ। नेक्स्ट इज देर आर स्ट्रक्चरल चैलेंजेस फॉर इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग शेयर जो है ना इन ग्रोस वैल्यू एडिड, वो ग्रो कर रहा है केवल 4% रेट से, मच लोअर देन सर्विसेज। नेक्स्ट इज, इसका सिंपल मतलब है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो वैल्यू एडिशन है ना वो कोई अच्छी पेस से बढ़ ही नहीं रहा है। सर्विसेज इंडिया की ज़्यादा अच्छी हैं। लो प्रोडक्टिविटी है इंडिया में, स्केल एंड कॉम्पिटिटिवनेस कंपेयर टू चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग, यानी चाइना की मैन्युफैक्चरिंग से कंपेयर करते हो ना तो आपके प्रोडक्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस कम है, प्रोडक्टिविटी भी इतनी अच्छी नहीं है। डोमेस्टिक सप्लाई चेन भी कमज़ोर है इंडिया की, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स ज़्यादा हैं, एज वेल एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इंडिया के अंदर R&D पुअर है। चाइना तो ना रिवर्स इंजीनियरिंग के मामले में बड़ा ही मतलब माहिर है, रिवर्स इंजीनियरिंग करने में, कॉपी करने में, दूसरे कंट्री की टेक्नोलॉजी से सीख लेगा वो वहाँ के प्रोडक्ट से, और थोड़ा सा बस रिफाइन कर देगा उसको। दिस इज़ व्हाट इज़ रिवर्स इंजीनियरिंग। इंडिया में रिवर्स इंजीनियरिंग इतनी है नहीं, तो दिस इज़ ऑल्सो ए चैलेंज फॉर इंडिया। अब आते हैं जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिस्क्स की बात जो हुई है इस आर्टिकल में। चाइना के ऊपर आपकी डिपेंडेंस होगी, स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी इंक्रीज होगी, बिकॉज ऑलरेडी गलवान क्राइसिस, डोकलम क्राइसिस, लद्दाख के अंदर, है ना, हमने देखा दैट चाइना इज़ अ लैंड ग्रैबिंग कंट्री। तो चाइना के साथ रिस्क देखिए आप। चाइना स्टेट बैक्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज अंडरकट इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। इंडिया तो टू एन एक्सटेंट फ्री मार्केट इकोनॉमी है, बट चाइना की तो इंडस्ट्रीज ही सारी स्टेट कंट्रोल करता है। सो इंडिया के सामने प्रॉब्लम है कि कैसे नेगोशिएट करे इंडिया उनसे, है ना। क्या वो इंडिया के लिबरल रिजीम, लिबरल पॉलिसीज़ के साथ हारमोनी में रह पाएंगे? नेक्स्ट इज सप्लाई शॉक्स और सैंक्शंस फ्रॉम चाइना कैन डिसरप्ट इंडियन इकोनॉमी। अगर चाइना
गलती से बोल दे कि हम इंडिया की एक बहुत चीज़ें नहीं खरीदेंगे, तो आपका पहले ही दो बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है उनके, और उनसे आप कितना करते हो। या उन्होंने कुछ चीज़ों की सप्लाई रोक दी, सैंक्शंस लगा दिए, टैरिफ बढ़ा दिए, तो आप इमेजिन करिए इंडिया को क्या झेलना पड़ेगा। ओके, बट स्टिल इंडिया के पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं अगर चैलेंजेस हैं तो। ग्लोबल चाइना प्लस वन डाइवर्सिफिकेशन, इंडिया कैन अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड सप्लाई चेन्स। चाइना के साथ आप ऐसे नेगोशिएट करिए कि वहाँ से आप एफडीआई को बुलाइए अपने यहाँ, है ना। आपकी जो इन्वेस्टमेंट चेन है उसको डाइवर्सिफाई करिए आप। पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है ना कि इंडिया के अंदर ही प्रोडक्शन होना चाहिए कुछ चीज़ों का, तो पीएलआई स्कीम है इंडिया में, दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर इंडिया। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, दीज कैन बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस ऑफ इंडिया, बट द पाथ इज नॉट ईजी एज इट इज़ बीइंग टॉक्ड। कि आत्मनिर्भर की बात कर रहे हो बट बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं जिनसे झेलना है। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग ट्रेड विद यूएस, ईयू, एशियान, मैक्सिको टू रिड्यूस रिलायंस। अगर आपको चाइना पे अपना रिलायंस रिड्यूस करना है या ट्रेड डेफिसिट कम करना है, तो आपको यूरोपियन यूनियन, एशियान, अब यूएस के साथ कैसे नेगोशिएट करोगे, है ना, इस पे भी डिपेंड करता है। जब जाके आपका चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस होगी। नाउ डिजिटल इकोनॉमी, रिन्यूएबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ये पोटेंशियल एरियाज हैं आपके। डिजिटल इकोनॉमी तो पक्का ही पक्का है इंडिया का, हमारा यूपीआई, कैशलेस इकोनॉमी। तो इंडिया इन सब पॉइंट्स को, यानी इन सब अपॉर्चुनिटीज़ को ना, इंडिया कैन एनकैश ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज़ टू deal with Chinese challenge। ये नाउ कमिंग ऑन टू द कंक्लूजन पार्ट, इंडिया पूरे तरीके से अलग हो ही नहीं सकता है चाइना से। इंडिया कैन नॉट डीकपल कंप्लीटली फ्रॉम चाइना, बट मस्ट रिड्यूस ओवर डिपेंडेंस। हाउ इट विल रिड्यूस ओवर डिपेंडेंस? जब आपके पास डोमेस्टिक कैपेसिटी होगी, डाइवर्सिफाई कर लेंगे ट्रेड पार्टनर्स को आप, है ना, एज वेल एज स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक रिजिलियंस इज एज इम्पोर्टेंट एज मिलिट्री सिक्योरिटी इन डीलिंग विद चाइना। चाइना के साथ तो आप जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक रिजिलियंस है ना, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मिलिट्री सिक्योरिटी है। यानी आपकी आर्मी जितनी तगड़ी होगी ना चाइना से डील करने में, उतना ही तगड़ा आपको अपनी अर्थव्यवस्था को बनाना है, जब जाके कहीं चाइना काबू में आएगा। सो आप देख सकते हैं कि कितने चैलेंजेस होते हैं पॉलिसी मेकर्स के सामने। नेक्स्ट इज चाइनाज कैपेबिलिटी टू ओवरवेलम द इंडियन इकोनॉमी इज फार ग्रेटर देन दैट ऑफ द यूएस। चाइना की जो कैपेबिलिटी है ना इंडिया की इकोनॉमी को डैमेज करने में या ओवरवेलम करने में, कि टेक ओवर कर ले, वो नुकसान पहुंचा दे ज़्यादा, वो यूएस से कहीं ज़्यादा है। सो अगर हमें नेगोशिएट करना है ना चाइना के साथ, तो बहुत ही प्रूडेंटली करना होगा। इसलिए ज़रूरी है बैलेंसिंग एंगेजमेंट विद सेल्फ रिलायंस इज़ द वे फॉरवर्ड। बैलेंस तरीके से अब आगे नेविगेट करना होगा इंडिया को, है ना, जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए। तो स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल बहुत ज़रूरी था आपके आंसर राइटिंग में, एज वेल एज आपको अगर जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए ना, आप यूपीएससी के स्टूडेंट हो तो ये बेसिक बातें तो पता होनी चाहिए। देखिए, इतने अच्छे से जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे ना आप, तो डेफिनेटली आपकी लॉजिकल एज वेल एज आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स बढ़ेंगी। ये बात तो पता होनी चाहिए कि इंडिया का चाइना से क्या चैलेंज है, ट्रेड डेफिसिट है हमारा, है ना, स्ट्रेटेजिकली वल्नरेबल है, मैन्युफैक्चरिंग गैप है हमारा चाइना के साथ बहुत ज़्यादा, है ना, उनका जो इंडस्ट्रियल बेस है, स्टेट सपोर्ट है, वो ज़्यादा है। ये सब बातें हैं बस। ओके, सो दिस आर्टिकल कम्स टू एन एंड हियर। इस आर्टिकल का ये ग्राफ है, आपको ये सारी जो पीडीएफ है ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। द लिंक ऑफ द ग्रुप इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, देख सकते हैं आप। चाइना देखिए, चाइना को जो हम एक्सपोर्ट करते थे वो देखिए किस पेस से बढ़ रहे हैं, वेर एज इम्पोर्ट्स देखिए उनसे हमारे कैसे दे आर कंटिन्यूसली राइजिंग, है ना। यहाँ से 2020-21 के बाद से भी बढ़ रहे हैं, इतनी टेंशन्स हो गई हैं ना उसके बाद भी। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड आर्टिकल, इट इज टाइटल्ड एज इज इंडियाज ग्रोथ डेट ड्रीवन।
जो भारत की ग्रोथ हो रही है ना, हम बहुत ज़्यादा प्राउड ले रहे हैं, क्या वो डेट ड्रीवन है? सिंपली मीन्स क्या वो कर्जे से चल रही है? नाउ ये जो आर्टिकल था ये आज के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में था। ऊपर जो दो आर्टिकल देखे हमने वो इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू से थे, बट ये अच्छा आर्टिकल है। ये बात पता होनी चाहिए। मान लीजिए आप कहीं भी किसी भी, आपसे किसी क्लास में टीचर पूछ ले, या आप कहीं जा रहे हैं आपसे पूछ ले कोई पढ़ा लिखा आदमी कि क्या इंडिया की ग्रोथ डेट ड्रीवन है, या आपसे यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, आप क्या बताओगे? जो इस आर्टिकल में जो बातें हम पढ़ेंगे ना, वो अपने आप को ना थोड़ा इंटेलेक्चुअल बनाइए इन आर्टिकल्स को पढ़ के। जब ये आंसर राइटिंग में, पर्सनैलिटी में, इंटरव्यू तक काम आएंगी ये चीज़ें आपके। सी, यहाँ आर्टिकल क्या आर्ग्यू करता है कि इंडिया की जो बोरो एंड स्पेंड साइकिल है ना, अगर इसके ऊपर लगाम नहीं लगाई गई, देन इट पोजेज ए रिस्क क्रिएटिंग अ फ्रेजाइल इकोनॉमिक फाउंडेशन वेयर ग्रोथ इज ड्रिवन बाय डेट रेदर देन जेन्युइन इनकम एंड सेविंग्स। अगर हमारी बोरो एंड स्पेंड साइकिल, यानी बस हमने कर्जा लिया बैंक से, खर्च कर दिया, ये चलता रहा हमारी इकोनॉमी पे, तो अर्थव्यवस्था हमारी निश्चित रूप से कमज़ोर हो जाएगी। ओके, तो देखते हैं अब इस आर्टिकल में क्या क्या बातें हैं। नाउ आर्टिकल सेज दैट इंडिया का जो ग्रोथ मोमेंटम है ना, इट इज इंक्रीजिंगली डोमेस्टिक कंजम्पशन लेड, नॉट इन्वेस्टमेंट लेड। भारत की अर्थव्यवस्था अगर चल रही है ना, तो वो ज़्यादा कंजम्पशन के ऊपर चल रही है। इन्वेस्टमेंट्स इतने आ ही नहीं रहे हैं हमारे यहाँ, एफडीआई और ये सब इतने नहीं आ रहे हैं। ओके, हाउस होल्ड स्पेंडिंग इंडिया की राइज कर रही है। हम सब लोग ना पैसे खर्च करते हैं बहुत ज़्यादा। पर कैपिटा रूरल स्पेंडिंग के अंदर जो सर्ज आया है ना, वो फाइनेंशियल ईयर 2025 में वो अर्बन एरिया के मुकाबले ज़्यादा आया है। यानी अर्बन और रूरल एरिया में जो हर आदमी पैसे खर्च कर रहा है ना, ज़्यादा तो अर्बन में ही कर रहे हैं, बट परसेंटेज के हिसाब से जो पेस बढ़ी है ना, वो रूरल एरियाज की भी बढ़ गई है हाउस होल्ड स्पेंडिंग। बट द वरिंग ट्रेंड इज दैट ये जो राइजिंग हाउस होल्ड स्पेंडिंग है ना, इट इज़ बैक्ड बाय डेट। लोग लोन ले रहे हैं बैंक से और पैसा उड़ा रहे हैं। नए मोबाइल ले आए आप, नई कार ले आए फॉर्च्यूनर। ओके, सो दिस इज नॉट जेन्युइन इनकम ग्रोथ। आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा कुछ दिन के लिए, बट दैट इज ऑल्सो पुशेस द इकोनॉमी इनटू सैम्बल्स। तो दिस इज अ वरिंग ट्रेंड फॉर इंडियन इकोनॉमी कि हमारी ग्रोथ है ना, दैट इज डेट ड्रीवन, कर्जा बढ़ रहा है। हाउस होल्ड डेट टू जीडीपी रेशियो रोज टू 42.9% इन जून 2024 फ्रॉम 26% इन 2015। यानी जीडीपी के मुकाबले जो हाउस होल्ड डेट रेशियो है ना, वो बढ़ गया है। हाउस होल्ड डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है? सी, डेट टू जीडीपी रेशियो सिंपली मीन्स आप अपना खर्चा चलाने के लिए बैंक से पैसा ले रहे हो। दिस इज बैंक, दिस इज एन इंडिविजुअल राम बोरोज मनी फ्रॉम बैंक। अब इसको कंजम्पशन करके नया मोबाइल ले आया है ना, नया मोबाइल लिया तो आप खुश हो रहे हो, देखो कंट्री की अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हो रहा है। बट रियलिटी, उसने बैंक से पैसा लिया, तो वो जेन्युइन इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। अब उसने जब बैंक से पैसा लिया तो बैंक का एनपीएस भी बढ़ेगा। उस खुद जो ये इंडिविजुअल है राम, जो मैंने एग्जांपल दिया है आपको, इसकी डिस्पोजेबल इनकम रिड्यूस होगी। तो जो ये बोरो एंड स्पेंड साइकिल है ना, इट डज नॉट बोर्ड वेल। हाउस होल्ड बोरोइंग्स जब बढ़ेंगी ना लोअर और मिडिल ग्रुप्स की, तो इससे आपकी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। ये बात है सारी की सारी। ओके, तो ये एक बहुत ही मतलब खतरनाक चीज़ हो रही है जो हमारी आज की इकोनॉमी में हो रही है। नेक्स्ट इज जो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो है ना इंडिया का, ये भी मतलब अब ज़्यादा हो गया है। इट इज़ एट 5.3 इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये क्या बताता है कि आपकी कंट्री की जो इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, वो कम है, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए ये समझना कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है। सी, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो का सिंपल मतलब है एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितनी एडिशनल कैपिटल चाहिए। आपने 10 चीज़ें बना ली, अब आप एक 11वीं चीज़ बना रहे हो। इसको प्रोड्यूस करने के लिए अब आपको और कितना एडिशनल पूंजी चाहिए, दैट इज़ वो सिग्निफाई करता है आपका यहाँ पे इफिशियंसी कितनी है इन्वेस्टमेंट की, है ना। सो
ये एक हायर इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है ना इंडिया का, इट इज ऑल्सो अ वरिंग ट्रेंड। किसी भी अर्थव्यवस्था का जब ICOR लो रहेगा ना, वो बहुत अच्छा रहेगा, कैपिटल अच्छे से यूटिलाइज होती है वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, आप अब आपसे कोई इंटेलेक्चुअल बातें करे तो आप बता सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी का इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो लो होना चाहिए, हाउस होल्ड बोरोइंग ज़्यादा है ना, हाउस होल्ड डेट टू GDP रेशियो ज़्यादा है। ये सब चीज़ें जब आप बताएंगे ना तो डेफिनेटली आंसर अच्छा होगा, एज वेल एज आपका मतलब नॉलेज बेस भी अच्छा होता है। नेक्स्ट इज राइजिंग इनइक्वालिटी। See, before moving this, let's read this. To sustain 8% growth, India needs higher savings rate, but savings are declining. देखिए, एक और चैलेंज देखिए भारत की अर्थव्यवस्था का आप। अब इंडिया चाहता है कि एनुअल ग्रोथ हमारी 8% रेट पे हो, लेकिन इसके लिए हायर सेविंग्स भी तो होनी चाहिए। हायर सेविंग रेट होगी, लेकिन हायर सेविंग्स तो है ही नहीं, सेविंग रेट तो डिक्लाइन है। भैया सेविंग रहेंगी कैसे? बिकॉज आर्टिकल बोल रहा है डेट टू GDP बढ़ गया है, कर्जा बढ़ रहा है। तो जो आप सेव करते थे पैसा, वो तो आपका अब EMI चुकाने में जा रहा है, बैंक को लोन दे रहे हो आप, है ना। तो क्या वो जेन्युइन इनकम ग्रोथ है आपकी, या आपकी इकोनॉमी कर रही है कोई प्रोग्रेस? नहीं, ठीक है ना। सो इट प्रेजेंट्स अ वेरी डार्कर पिक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कि सेविंग्स डिक्लाइन है, ICOR हाई है ना, ग्रोथ जो है दैट इज डेट ड्रीवन। Next is inequality is also rising. This worsens the problem. Inequality, how it worsens? Consumption concentrated at the top percentile while mass income stagnate. जो कंजम्पशन है ना वो तो टॉप परसेंटाइल, टॉप लेवल पे जो लोग हैं वो ले रहे हैं, यहाँ जो बैठे हैं टॉप पे। वेरएज जो मास इनकम है लोगों की जो वो है, वो क्या है, वो स्टैग्नेट हो गई है। यानी लोअर जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास, ये हायर क्लास जो है, इलीट क्लब है इन लोगों का, इनका और इनके बीच में इनइक्वालिटी बढ़ रही है। आपकी सेविंग्स ही नहीं है, आप पैसा खर्च कर रहे हो, कर्जा ले रहे हो आप, आम आदमी की भाषा में, तो कैसे चलेगा काम? इनइक्वालिटी बढ़ेगी। ओवर डिपेंडेंस ऑन क्रेडिट, हाउस होल्ड्स स्पेंड अप टू 40% ऑफ इनकम ऑन रीपेमेंट एंड इंश्योरेंस, रिड्यूसिंग डिस्पोजेबल इनकम। ये देखिए, ये फैंसी से टर्म्स जो आ रहे हैं ना, डिस्पोजेबल इनकम, इनको मैं सब समझाता हूँ, आपको डरना नहीं है इन टर्म्स से। बट आम आदमी की भाषा में देखें ना आप, तो ये पॉइंट क्या बोलता है कि भैया आपने तो क्रेडिट ले लिया, बस बैंक से पैसा उठा लिया, अब आप इंश्योरेंस भर रहे हो, कार की किस्त जमा करवा रहे हो, बैंक से लोन लिया था उसकी किस्त भर रहे हो घर पे। तो इससे क्या हो रहा है कि आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है ना वो कम हो रही है। डिस्पोजेबल इनकम, जब डिस्पोजेबल इनकम कम है तो सेविंग्स की जो बात हो रही है ना, सेविंग्स तो अपने आप ही डिक्लाइन करेंगी। अब ये डिस्पोजेबल इनकम क्या है, इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल, देयर इज एन इंडिविजुअल ए ने पैसा कमाया, 50,000 इसकी सैलरी हुई। नाउ इसके ऊपर टैक्स लग गया मान लो 2,000 रुपए का। नाउ इसके पास हाथ में रह गए कितने, 48,000 जो ये खर्च कर सकता है। ये इसकी डिस्पोजेबल इनकम है। बट ये डिस्पोजेबल इनकम डिक्लाइन क्यों कर रही है? बैंक को लोन देना पड़ रहा है आपको, आपने डेट लिया हुआ है। तो 40% जब इस 48,000 का 40% जो है उसको आप अपना डेट रीपे करने में चुका देंगे, तो आपके पास रह क्या जाएगा? सेविंग्स तो कुछ है ही नहीं। अब तो आपको अपना डेली एक्सपेंडिचर नीड्स भी तो मीट करनी है। तो ये देखिए आपका डिस्पोजेबल इनकम रिड्यूस हो रही है। 48,000 का 40% कितना हो गया? 96 प्लस 96, बताइए 19,200 रुपए आपने 48,000 में से क्या कर दिए? खर्च कर दिए। ओके, आपके पास बचा क्या? कुछ नहीं बचा आपके पास। तो मैं तो सब्ट्रैक्शन करना भी भूल गया हूं। क्या है ये? 48,000 माइनस 19,200। ओके, नाउ 28,000 रुपये बचते हैं आपके पास, 28,800। बताओ, तो अगर किसी आदमी की इतनी सैलरी थी इस एग्जाम्पल के हिसाब से, और डिस्पोजेबल सैलरी उसकी 28,800 पे आ गई है, तो उसके हाथ में कुछ बच ही नहीं रहा है। दिस इज ऑल्सो ए चैलेंज, ओवर डिपेंडेंस ऑन क्रेडिट।
मैं आपको स्टूडेंट्स बार बार बता रहा हूँ कि मेरे जो आर्टिकल्स हैं मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूँ आपको। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है GS3 के आंसर लिखने में। आप ये कीवर्ड्स और मेरा जो समझाने का तरीका है, जो आर्टिकल्स के कीवर्ड्स जो मैं अंडरलाइन करता हूँ, ये आप समझ लीजिए, डेफिनेटली आंसर अच्छे लिखेंगे आप। अब इस आर्टिकल में क्या की इश्यूज हाईलाइट हुए हैं उनको देख लेते हैं दोबारा से एक बार। डेट ड्रीवन ग्रोथ, मैंने बताया ना, बैंक से लोन ले रहे हो। ग्रोथ लेड बाय कंजम्पशन फाइनेंस्ड बाय डेट नोट सेविंग्स। अब इसका देखिए, एक एक जो साइकिल बन जाती है ना, वो कैसे बन जाती है, इकोनॉमिक पुअर इकोनॉमिक साइकिल। बैंक्स, A borrowed money from bank, now A is not paying, so there is a danger of rising NPAs, non performing assets बढ़ रहे हैं। This does not bode well for the economy। A अगर पे भी कर रहा है तो सेविंग्स रिड्यूस हो रही है, सेविंग्स डिक्लाइन कर रही हैं। ए की डिस्पोजेबल इनकम डिक्लाइन कर रही है। आपका हाउस होल्ड डेट टू जीडीपी रेशियो का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए कितने चैलेंजेस आ रहे हैं। केवल आप जो अपनी लाइफस्टाइल दिखाने के लिए ना जो खर्च करते जा रहे हो ना, सेविंग नहीं करते हो, उसका नतीजा देख रहे हैं आप पूरी इकोनॉमी के ऊपर। नेक्स्ट इज, ये हमने देख लिया है, फॉलिंग सेविंग्स इन्वेस्टमेंट इफिशियंसी जो है, हाइयर जो इंक्रीमेंटल आउटपुट रेशियो है, ये इनइफिशियंट बना रहा है कैपिटल को। ग्रोस सेविंग रेट 30.7% पे आ गई है, जो हमने अभी ऊपर देख ही लिया था। इनइक्वालिटी कंजम्पशन है, ग्रोथ बेनिफिट्स कंसंट्रेटेड एट द टॉप। लोअर इनकम हाउस होल्ड्स है ना, उनकी तो इनकम कुछ रही ही नहीं है। हाउस होल्ड वल्नरेबिलिटी, ओवर लेवरेज में ट्रिगर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। अब आप मान लीजिए आपने डेट ले लिया, बैंक से क्रेडिट ले लिया, आपके ऊपर तो वो फाइनेंशियल स्ट्रेस वैसे ही आ गया है। जॉब लॉस हो गया या मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो आप इन इमरजेंसी को मीट करेंगे या अपना लोन देंगे। देख सकते हो आप इंडिया के अंदर हालत इकोनॉमी की। नेक्स्ट इज अनसस्टेनेबल साइकिल, बोरो एंड स्पेंड मॉडल। दिस इज अ की वर्ड। नाउ ये ही की वर्ड है जो आंसर में लिखना है, दैट बोरो एंड स्पेंड मॉडल इज नॉट सस्टेनेबल। ये इंक्लूसिव ग्रोथ को हार्म करता है। आपकी इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो पाएगी अगर आप बोरो एंड स्पेंड मॉडल पे चलोगे तो। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, फिर करना क्या चाहिए इंडिया को ना, कंजम्पशन लेड मॉडल से शिफ्ट करना होगा इन्वेस्टमेंट ड्रीवन मॉडल के ऊपर। आप एफडीआई लेके आओ कंट्री में, एफडीआई, ताकि इन्वेस्टमेंट से अर्थव्यवस्था चले, ना कि कंजम्पशन बेसिस पे। फाइनेंशियल लिटरेसी और इंक्लूजन करो, लोगों को ना आप फाइनेंशियल लिटरेट करो कि ये क्रेडिट लेना, डेट लेना हमेशा ठीक नहीं होता। ओवर बोरोइंग प्रिवेंट करेगा ये, एज वेल एज इट विल एंश्योर इक्विटेबल क्रेडिट एक्सेस। तो फिर लोग ना केवल सही टाइम पे ही क्रेडिट एक्सेस करेंगे। आज की तारीख में हर तरीके से एक्सेस कर लेते हैं वो, इसीलिए सुनते होगे ना आप, दैट क्रेडिट कार्ड जो है आपके पास फ़ोन आ जाते हैं। ये सब मतलब आपकी सेविंग्स को रिड्यूस करने के तरीके होते हैं। ओके, एज वेल एज लोगों के अंदर आप हैबिट इनकलकेट करिए कि वो सेविंग्स करें, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलें लोग। सो पॉलिसी इंसेंटिव दीजिए, इंश्योरेंस, पेंशन, सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स डिवाइस करने होंगे हमारे जो पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने। तो डेफिनेटली इकोनॉमी विल बी स्मूथ, इकोनॉमी विल अच्छी होगी आपकी, इंप्रूव करेगी। टारगेटेड पॉलिसीज फॉर लोअर इनकम ग्रुप्स, इंप्रूव इनकम सिक्योरिटी, एक्सेस टू स्टेबल जॉब्स। लोगों को ना एक तो स्टेबल जॉब्स दीजिए जिससे उनकी जो इनकम्स हैं वो बढ़ें, स्टेगनेंट ना हो। इनकम सिक्योरिटी इंप्रूव करिए लोगों की, आप लोअर इनकम ग्रुप्स की, है ना, ये सारी बातें। एज वेल एज मोनिटर हाउस होल्ड डेट ट्रेंड्स, इंटीग्रेट इनटू मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी सर्विलियंस। घर घर में जो हाउस होल्ड में जो डेट लिया हुआ है उसको मॉनिटर करिए। वही बात आ गई है, लोगों के अंदर सेविंग हैबिट्स आप वो करिए, बढ़ाइए उनकी, जिससे इन सारी चीज़ों को के ऊपर नज़र रखी जा सके, है ना। जो हाउस होल्ड डेट है आप इसको देखते रहिए, इसके ट्रेंड को। फिर पॉलिसी मेकर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि इसको देखते हुए ही हम हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है ना उसको डिवाइज करेंगे। नेक्स्ट इज, कंट्री को ना कुछ ऐसे रिफॉर्म्स करने होंगे सो दैट आपका जो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो है ना ये थोड़ा लो हो जाए, जिससे आपके यहाँ पे कैपिटल इफ़िशियंसी अच्छी होगी और अच्छे तरीके से एलोकेट होंगे कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश मिलेगा और मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगी। ठीक है,
ये सारी चीज़ें हैं. एज वेल एज नाउ आर्टिकल कम्स टू एन एंड हियर. सो स्टूडेंट्स, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, शेयर करिए. ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए गुड डे.